हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं अगेन फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर के साथ आपके सामने हूं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था फार्मास्यूटिक्स का, उसमें मैंने डिस्कस किया था प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, तो वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट 1 था। आज के इस लेक्चर में प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लेंगे। प्रिस्क्रिप्शन का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपने कितने कितने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है मेरे। एग्जाम प्रिपरेशन चल कैसी रही है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कितनी यूनिट्स आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में कंप्लीट कर ली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के हिसाब से मैं लेक्चर्स यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के लिए। सुटिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे सबसे अच्छा लगता है, और बिकॉज सुटिक्स के बारे में, फार्मास्यूटिक्स में ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन हो गया, डोजेस फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका इमल्सन सस्पेंशन हो गया, उसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गए, सपोजिटोरीज हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो कि एक फार्मा के स्टूडेंट को पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दवाई बनाने में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो दवाइयाँ कैसे बनती है, वो फॉर्मुलेशन होती क्या है, इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। वो सब पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट कहाँ पे यहाँ पे छोड़ा था, हमने लास्ट अपना ये टॉपिक जो छोड़ा था वो लास्ट हमने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे छोड़ा था। ठीक है जी, तो ये पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, एक बार और आप देख लीजिए। ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग लेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था पेशेंट की डेट, मतलब पेशेंट जिस डेट को आया है दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, अपना मेडिकेशन करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो डेट मेंशन होगी, फिर पेशेंट का नाम होगा, उसकी एज होगी, उसका वेट होगा, उसका सेक्स होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन मतलब आरएक्स होगा। ये परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है, परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है। इस प्रिस्क्रिप्शन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें मैं आपके लिए वो लेके आती हूँ जो कि जेन्युइन होती है, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट होती हैं, इसीलिए इस प्रिस्क्रिप्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये आपने याद करना है, इस फॉर्मेट में याद करना है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था 8 से 10 नंबर में प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि कितने एमजी वगैरह देना होता है, मतलब उसमें क्वांटिटी बताई जाती है ड्रग की, अगर डोज प्रिपेयर करनी हो फार्मासिस्ट के लिए ये इंस्ट्रक्शन रहता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिग्नेचर। सिग्नेचरा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सिग्नेचर और सिग्नेचरा दोनों में डिफरेंस होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में, बल्कि अगर मैं अपनी ही खुद बात करूं तो जब हम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट थे तो इस सिग्नेचरा में और सिग्नेचर में इतना कंफ्यूजन होता था कि यार सिग्नेचरा शायद इसमें पेशेंट का सिग्नेचर होगा, और सिग्नेचर में जो नीचे होता है वहां पे जो प्रिस्क्राइबर होता है उसकी डिटेल्स होती है तो उसका सिग्नेचर होगा। ऐसे कंफ्यूजन रहता था, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। सिग्नेचरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, दिन में 4 बार लेनी है दवाई, दिन में 5 बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, जो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये आती है सिग्नेचरा में। तो ये 6th पॉइंट था। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमने, ये सारी चीजें मैंने आपको डीप में पढ़ा दी है, तो जिसने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, तो आप लोग जाके पहले देख लीजिएगा। ठीक है जी, वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर्स के नाम से, प्लेलिस्ट जाओ देखो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर। ये सारी चीजें किसकी आ जाती है, ये आ जाती है प्रिस्क्राइबर की, मतलब जो प्रिस्क्राइब कर रहा है। डॉक्टर के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सील नंबर यहाँ पे होगा, और लास्ट में आ जाता है अगर कोई भी रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होते हैं तो वो लास्ट में मेंशन कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया अपने लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट। ये देखिए, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या,
सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा, अब हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, चलिए ठीक है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब जब पेशेंट डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है फार्मासिस्ट के पास, ठीक है जी, एक प्रिस्क्रिप्शन हाथ में है, फार्मासिस्ट के पास गया, तो वो होती है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब उसमें सबसे पहले क्या होगा, रिसीविंग। फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है सबसे पहले क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा। सेकंड, रीडिंग एंड चेकिंग, दूसरे नंबर पे वो उसे रीड करेगा, अच्छे से पढ़ेगा और चेक करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सब चीजें प्रैक्टिकल ही है, फार्मेसी में सारी चीजें प्रैक्टिकल ही है, बस आपको अपने आप से उसे कोरिलेट करके देखना है, इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद आ गया रीडिंग और चेकिंग कर ली भाई उसने, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा, जो फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, हैंडलिंग जब उसे प्रिस्क्रिप्शन की होगी, कलेक्टिंग द मटीरियल्स, जैसे ही उसने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी उसके बाद वो मटीरियल्स कलेक्ट करने शुरू कर देगा। आप खुद भी देखिए, जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आने फ्यूचर में आप भी फार्मासिस्ट बनेंगे, तो आप मेडिकल स्टोर पे जब गए, आपने दवाई का पर्चा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक फार्मासिस्ट को दिया, तो सबसे पहले क्या करता है, वो रिसीव करता है, सबसे पहले उसने लिया, फिर वो अच्छे से रीड करेगा, चेक करेगा, फिर उसके बाद वो मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। सारी चीजें नॉर्मल है, जनरल है, जो आप लोग देखते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद वेइंग, वेइंग मतलब मापना, तोलना, ठीक है। और ये सबसे पहले जब होता था, इंस्क्रिप्शन अगर होता था, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि वो इंस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो अलग कर दिया गया है ना, कि पहले ये होता था कि डॉक्टर ने लिखा, फिर फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसे नाप तोल के और जो डोज है वो बना के देगा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वो सिस्टम हो गया है खत्म। तो क्या हो गया, वेइंग करेगा, मापेगा, तोलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग देखिए, ये हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन है, तो सबस्क्रिप्शन है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी यूज नहीं होते मॉडर्न टाइम में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में क्लियरली आपको क्या बता दूं, जो ये वेइंग है और जो ये आपका कंपाउंडिंग है, जो आपका वेइंग है और जो आपका कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में डॉक्टर दवाई लिख के दे देता था, अब फार्मासिस्ट का काम होता था कि उसे कंपाउंड करना, जो भी उसने वहां पे क्वांटिटी लिखी है, उस क्वांटिटी में ड्रग्स को तोड़ना और उसके बाद पेशेंट तक वो पहुंचाना, ये फार्मासिस्ट का काम होता था। तो ये अब मॉडर्न टाइम में हो गया है सब कुछ खत्म, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिनिशिंग, लास्ट में क्या करेगा, फिनिशिंग। लास्ट में एक बार फिर से देखेगा कि जो उसने मटेरियल दिए हैं वो सारे सही है या नहीं है, एक बार फिर से रीचेक करेगा और उसे फिनिशिंग करके पेशेंट को क्या कर दिया जाएगा, वो हैंडओवर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया कंप्लीट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब एक एक पॉइंट इसका हम देखने वाले हैं। रिसीविंग, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन जनरल डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, तो जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसीविंग का मतलब है द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ, हरसेल्फ। While receiving a prescription from a patient, a pharmacist should not change his her facial expression that gives an impression to the patient that she is confused or surprised after seeing the prescription। जी हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, ये एक फार्मासिस्ट के आपको मैं बता देती हूँ क्या होते हैं, फार्मासिस्ट के अधिकार भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है, ठीक है। अब वो क्या ड्यूटी होती है मैं बता देती हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टू द पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट में क्या बोला गया, अगर एक फार्मासिस्ट के पास पेशेंट लेके आ गया प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, आपको उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दी, तो आपको सबसे पहले तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं करने हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा सरप्राइजिंग है, कुछ आपको अटपटा लग रहा है प्रिस्क्रिप्शन में, तो आपने वो पेशेंट को नहीं बताना है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर से कुछ गलती हो गई है उसमें प्रिस्क्राइब करने में ड्रग्स, तो आपको वो शो ऑफ नहीं करना है पेशेंट के सामने। ये पहली ड्यूटी होती है फार्मासिस्ट की। प्रिस्क्रिप्शन को देख के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें अगर कुछ भी गलत है, हो सकता है, कई बार हो जाता है, सब इंसान है, सो अगर आपको उसमें कुछ भी अटपटा लगता है, गलत लगता है, कुछ समझ नहीं आता, तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट ड्यूटी ये होती है फार्मासिस्ट की। और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में ये इंपॉर्टेंट टर्म है सबसे पहले, क्योंकि आपके फेस, एक तो वो पेशेंट है, बीमार है पहले से ही, और मेंटेलिटी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा अफेक्ट करती है किस पे, किसी भी बीमार पेशेंट पे, उसे सही करने के लिए, है ना।
तो अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन दे देंगे वैसे ही घबरा जाएगा। दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग। जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रीड करें तो उस टाइम क्या होना चाहिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंप्लीटली एंड केयरफुली रीड फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आपको प्रिस्क्रिप्शन को ऊपर से लेके नीचे तक केयरफुली पढ़ना है, ठीक है जी। शुरू से लेके आखिरी तक आपने प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद नेचर ऑफ द डोज, फॉर्म एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग। उसके बाद आपने अगर कंपाउंडिंग वाला सिस्टम आ जाता है, मतलब कंपाउंड करके देनी है, तो उसे देख लेना कितना टाइम लगेगा, कैसे प्रिपेयर होगी। उसके बाद इफ लॉन्ग टाइम इज नीडेड फॉर कंपाउंडिंग मस्ट टेल द पेशेंट टू वेट। अगर ज्यादा टाइम लगता है कंपाउंडिंग के लिए, कंपाउंडिंग का मतलब समझा आपने, मैंने जो समझाया आपको वही मतलब होता है कंपाउंडिंग का। अगर कंपाउंडिंग के लिए टाइम लगेगा तो आप पेशेंट को बता दें कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी मेड ओनली बिहाइंड द काउंटर। आप अच्छे से केयरफुली होके, अच्छे से सावधान होके उस प्रिस्क्रिप्शन का पूरा मतलब मुआवजा करें, पूरा उसे देखें, 1 से 2 बार देखें, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, काउंटर के पीछे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपको अगर कुछ उसमें, मैं फिर से बोलती हूँ, कुछ अटपटा लग रहा है तो आपने पेशेंट को नहीं दिखाना है। केयरफुली 1 से 2 बार आपको वो पढ़नी है, उसके बाद ही ड्रग्स देनी है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो इसमें है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, ये उसी में ये वहीं पे मेंशन हुआ है। देखिए, एनी डाउट or direction or any error in writing, patient should not come to know about it and should consult the other pharmacist or prescriber। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप रीड कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम आपने क्या करना है जी, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कोई ड्रग प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के सामने नहीं बोलना है कि मुझे ये ऐसा दिखाना नहीं है, और ये गुस्से में नहीं बोलना कि ये क्या लिख दिया डॉक्टर ने, इस तरीके के होते हैं ना कुछ एक्सप्रेशन, ऐसे नहीं देना है। आपने आराम से हल्के से, तो दूसरे फार्मासिस्ट से उसके बारे में कंसल्ट करना है, ठीक है, उससे डिस्कस करना है, या फिर डायरेक्ट आप प्रिस्क्राइबर से पूछें कि भाई ये क्या लिखा है आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक प्रिस्क्राइबर और एक फार्मासिस्ट के बीच की बात होनी चाहिए, पेशेंट इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी होती है फार्मासिस्ट की, ठीक है जी, ड्यूटीज होती हैं। नेक्स्ट है, एवरी वर्ड एंड एब्रीवेशन मस्ट बी इंटरप्टेड करेक्टेड। जो भी एब्रीवेशन उसमें यूज हुए हैं, जो भी वर्ड यूज हुआ है, तो भाई उसका मीनिंग आपको करेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी उसमें, जैसे कि कोई सिंबल यूज हुआ है, कोई एब्रीवेशन यूज हुआ है, तो सब कुछ करेक्टली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेवर गेस अबाउट द मीनिंग ऑफ इलीगल और कंफ्यूजिंग वर्ड। आप देखिए, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है भाई, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा ना करना, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, नेवर गेस अबाउट द मीनिंग ऑफ इलीगल और कंफ्यूजिंग वर्ड। अगर ऐसा हो कि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आइडिया नहीं लगा लेना उसका, क्योंकि सिंबल्स, एब्रीवेशंस आपने देखे हैं कैसे होते हैं, जो होते हैं, जैसे बीडी हो गया, है ना, टीआईडी हो गया, इस तरीके के एब्रीवेशंस होते हैं। तो उनमें से अगर कोई एब्रीवेशन आपने समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिंबल समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसका आइडिया नहीं लगा लेना है, आपको प्रिस्क्राइबर से या दूसरे फार्मासिस्ट से पूछ लेना है, जिससे कि कंफर्म उसके बारे में जानकारी हो जी। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड फॉर एनी इनकम्पैटिबिलिटी। कोई इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आपको दोबारा से वो रीचेक भी करनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं, तो कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। जब आप मटेरियल को कलेक्ट करें, उसे वे करें, तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब थर्ड पॉइंट आता है कि कलेक्टिंग द एंड वेइंग द मटेरियल, तो उस टाइम मटेरियल को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट लेफ्ट साइड, सेकेंड राइट साइड, ठीक है जी। लेफ्ट साइड में कलेक्ट करना है और राइट साइड में आपको वे करना है। एक साइड मटेरियल को कलेक्ट करते रहे, ठीक है, फार्मासिस्ट ने जैसे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, सामान निकालते रहे, एक साइड कलेक्ट करके रखें और दूसरी साइड उसे वे करें, दोनों सामान को एक साथ ना रखें, पहले कलेक्ट करें, फिर वे करें, फिर उन्हें बैलेंस करें, ठीक है जी। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके की अट्रैक्टिव चीजें आपको एग्जाम में भी बनानी है, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो ये तो कम से कम समझ जाए कि बच्चे को आता है, ठीक है। थ्योरी कोई नहीं पढ़ने बैठता,
ये सारी चीजें सब देखते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया। उसके बाद कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि ये सारे एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन, इस तरीके के लेक्चर्स तो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगी। 1 नवंबर से आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे हमारे बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे भी, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के विद टाइम टेबल। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज अटेंड करनी है, अगर आपको अपने घर पे नोट्स मंगवाने, अगर आपको चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट वर्ड टू वर्ड हिंदी में लेक्चर्स देखने हैं, अलग अलग टीचर्स जो कि आपको सेल्फ गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल करें बेटा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए ऐसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग खुद भी देख रहे होंगे बीएसपी फार्मेसी के जो स्टूडेंट कोर्सेज में ज्वाइन है, जिनके पास नोट्स डिलीवर हो गए हैं, उन लोगों को कितना फायदा हो रहा है। बच्चे अब से 3 महीने पहले से कोर्सेज में ज्वाइन है, लेकिन जो स्टूडेंट कोर्स में ज्वाइन अभी तक नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने हमारे पास है, 3 महीने में ही बिल्कुल सटीक तैयारी करेंगे, बिल्कुल अच्छी तैयारी करेंगे, जिससे कि अभी तो छोड़िए बी फार्म फर्स्ट सेम हमारा, सबसे पहले तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप है तो आपका मोटिव जो है, जो आपका टारगेट है, वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होना चाहिए। आपको आज से और अभी से पता होना चाहिए कि आपको 4 साल बाद क्या करना है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई मेरे 4 साल बाद किस काम आने वाली है। अगर ये इतनी दूर का आप सोच के चलेंगे तो सच में आप कुछ ना कुछ बेस्ट हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में, ये मैं आपसे वादा करती हूँ, ठीक है जी। सो आप जाइए, विजिट कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने आपको दे ही दी है, जाके एक बार विजिट जरूर करें। पहले चीजें देखें, डेमोस वगैरह देखें, उसके बाद ही कोर्सेज में ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग हो गई, फिर उसके बाद पैकेजिंग हो गई। कंपाउंडिंग कर दी फार्मासिस्ट ने, पैक कर दिया उसका मटेरियल, उसके बाद उसकी लेबलिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, मेंशन की हुई है। कंपाउंडिंग में ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो 1 प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप सिर्फ कंपाउंडिंग करें एक टाइम पे, 2 प्रिस्क्रिप्शन के लिए ना करें, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक्यूरेसी, क्लीनिनेस एंड प्रॉपर टेक्निक से क्लीनिनेस का ध्यान रखते हुए इस तरीके से ही आप उसकी कंपाउंडिंग करें। ऐसा नहीं 2-3 प्रिस्क्रिप्शन, 2-3 पेशेंट आ गए और सबकी कंपाउंडिंग एक साथ हो रही है, नहीं। उसके बाद पैकेजिंग की अगर बात करूं तो सुटेबल कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप वो रख के दे दवाइयां। क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, ठीक है, जितनी क्वांटिटी बोली है उतनी ही क्वांटिटी डिस्पेंस करें। ग्लास प्लास्टिक मटेरियल कंटेनर, अगर आप या तो ग्लास के कंटेनर होंगे या फिर प्लास्टिक के कंटेनर होंगे, वो जैसी भी ड्रग होगी उसके हिसाब से आपने वो देनी है पैकेजिंग करके। लेबलिंग में साइज ऑफ लेबल देखना है आपको, कैसा साइज है लेबल का वो देखना है। गुड क्वालिटी पेपर एंड एडहेसिव। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल डायरेक्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं, स्पेशल डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन, अगर पेशेंट आपसे पूछता है या फिर आप खुद भी अगर लग रहा है कि कोई ऐसा अनएजुकेटेड ज्यादा पेशेंट है या फिर कोई ओल्ड पेशेंट है, तो आप उसे एक बार और बता दें। डॉक्टर ने बताया होगा लेकिन आप एक बार और बता दें कि दिन में 2 बार 3 बार ये दवाइयां लेनी है, जिससे कि वो अच्छा फील करे और उसे भी लगे कि हाँ आधा तो वो आपके फार्मेसी पे खड़ा खड़ा ही ठीक हो जाए। तो इस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए पेशेंट के साथ, इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए पेशेंट को, ठीक है जी। चलिए ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है कॉमन लेटिन आरएक्स टर्म्स। कॉमन लेटिन आरएक्स टर्म्स ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ द कॉमन लेटिन प्रिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन इंक्लूड, जैसे कि एसी हो गया, बीआईडी हो गया, जीटी हो गया, एचएस हो गया, ओडी हो गया, ओएस हो गया। इनका मतलब क्या होता है? एब्रीवेशंस मैंने आपको बताया था, कॉमन ऐसे लेटिन वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल आप मान सकते हैं साइन सिंबल, जिससे कि ज्यादा टाइम जो एक डॉक्टर है उसका वेस्ट ना हो, वो कुछ ऐसे सिंबल्स यूज करता है। वही एब्रीवेशन समझने में कभी कभी फार्मासिस्ट को क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है और वो किसी का मतलब कुछ ना समझ ले। इसीलिए बोला गया है जब आप रीड करें और चेक करें तो सारी चीजें एक बार और क्रॉस चेक कर ले। कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद से आइडिया लगा के ड्रग नहीं दे देनी है, ठीक है जी। तो जैसे एसी का मतलब होता है एंटीकीबियम, मतलब बिफोर मील, खाने से पहले। बीआईडी का मतलब बिस इन डाई, मीन्स दिन में 2 बार। उसके बाद जीटी का मतलब होता है गुट्टा, मतलब ड्रॉप। ये कोई भी मेडिसिन है, आपको ड्रॉप ड्रॉप करके लेनी है, 5 ड्रॉप लेनी है, 3 ड्रॉप लेनी है, तो वो वहां पे मेंशन होगा। उसके बाद एचएस का मतलब होता है होरा सोमनी, इसका मतलब होता है बेड टाइम, जो सोने से पहले।
सुना होगा आपने, जस्ट सोने से पहले दवाई लेनी है और दवाई लेते ही आपको सो जाना है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्या आपने ये कभी देखे हैं, क्या आपने ये कभी सुने हैं, है ना। ये जो वर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि एसी हो गया, बीआईडी हो गया, जीटी हो गया, एचएस हो गया, तो अगर आप ये देखेंगे भी प्रिस्क्रिप्शन में तो एक नॉर्मल पर्सन को ये समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप एक फार्मा के स्टूडेंट हो, आप फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनने वाले हो, तो उसके लिए आपको ये वर्ड्स जरूर पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे देखिए ओडी आया, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है, ओक्लस डेक्स्टर, मतलब राइट आई, ठीक है जी। सीधी आंख में आपने दवाई डालनी है, ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद ओएस, ओक्लस सिंस्टर मींस लेफ्ट आई। तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के भी बहुत अलग होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे भी नहीं होते, तो हमें भी समझ में नहीं आते इनके मीनिंग्स, लेकिन इनके मीनिंग क्या होते हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर हम इसके फुल फॉर्म भी देखें ओएस की, तो ओक्लस सिंस्टर है तो इसका क्या मतलब होगा हमें नहीं आएगा समझ, लैटिन वर्ड है, लेकिन अगर लेफ्ट आई होगा, अगर इंग्लिश भी होगी तो समझ में आ जाती है। लेकिन ये सारी चीजें एक फार्मासिस्ट को याद करनी ही पड़ती है, और मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आ जाती है। फिर भी आप फार्मा के स्टूडेंट हो, अगर आपको भी अभी कुछ दिनों बाद, अभी तो आप फर्स्ट सेम में, कुछ दिनों बाद बोलने लगेंगे, घर वाले बोलने लगेंगे, नेबर्स बोलने लगेंगे, भाई देखिए पर्चा, ये मेरा पर्चा है डॉक्टर का, इसमें मुझे क्या लेना है, कैसे लेना है, तो आप वहां पे ऐसे अनजान नहीं बनना है। ये सारे जो एब्रीवेशंस हैं, जो कॉमन एब्रीवेशंस है, वो आपको याद करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि सारे एब्रीवेशंस मैं आपको बता दूंगी कि ये एब्रीवेशंस होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, सो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये भी कुछ एब्रीवेशंस है, ये एब्रीवेशंस भी मैं आपको बता देती हूँ। पीओ, पीओ का मतलब क्या होता है, पीओ का मतलब होता है पर ओएस, पीओ का मतलब होता है पर ओएस, मतलब बाय माउथ, मतलब ये दवाई आपको मुंह से लेनी है। पीसी का मतलब पोस्ट सीबीएम मींस आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। पीआरएन प्रोरीनाटा, प्रोरीनाटा का मतलब क्या होता है भाई, एज नीडेड, जब जरूरत हो तब लेनी है, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, ठीक है, जैसे डोमपेरिडोन वगैरह हो गई, वोमिकाइंड हो गई, ये दवाइयां ऐसी होती हैं भाई जब जरूरत हो तब लो, है ना, जब उल्टी आ रही है, मन कर रहा है ना, तो उस टाइम आपने वो लेनी है। उसके बाद Q3H मतलब क्वैक 3 ओरा, मतलब एवरी 3 आवर्स, कोई ऐसी दवाई है कि हर 3 घंटे में लेनी है ना, डॉक्टर बोलता है कि भाई हर 3 घंटे में आपने ये दवाई लेनी है। कुछ ऐसी भी दवाइयां होती हैं, कुछ ऐसी होती है बोलता है डॉक्टर हर 4 घंटे में आपने ये दवाइयां लेनी है जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे QID, क्वार्टर इन डाई, मतलब मींस 4 टाइम अ डे, दिन में 4 बार। QD का मतलब है क्विड डाई, मतलब कि एवरी डे, हर दिन आपको ये दवाई लेनी है। SIG का मतलब है सिग्ना मींस राइट। उसके बाद है TID, टर इन डाई, मतलब 3 बार, दिन में 3 बार ये दवाई आपने लेनी है। तो इस तरीके को कुछ एब्रीवेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं ये, जो कि आपको पता ही होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे लिए जो है एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, लास्ट टॉपिक है ये प्रिस्क्रिप्शन का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में एरर किस टाइप से आ सकता है, ठीक है जी। सो एरर किस तरीके से आ सकता है, एब्रीवेशन के कारण आ सकता है एरर, प्रिस्क्रिप्शन में जो एरर आ सकता है वो एब्रीवेशन के कारण आ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही होते हैं जिनमें कि एब्रीवेशन के कारण प्रिस्क्रिप्शन में एरर आता है, जो मैंने अभी आपको एब्रीवेशंस बताए उनमें आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई एब्रीवेशन है जैसे कि QD है ना, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना, तो BD है, BD के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन इसमें से एब्रीवेशंस में वो देख के एक फार्मासिस्ट को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे QD का क्या मतलब डॉक्टर ने उसके लिए लिखा है, ठीक है जी। सो यहाँ पे एब्रीवेशंस की अगर मैं बात करूँ तो एब्रीवेशन सबसे पहला टर्म होता है जिसकी वजह से एरर आ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं एक फिजिशियन ने, उनमें कोई एरर आ सकता है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी है भाई 2 बार लेनी है, वो 3 बार ले ले, है ना, तो इस तरीके से आप उस फिजिशियन ने बोला कि 3 बार देनी है
और आप पेशेंट को बता दें कि भाई ये 2 बार लेनी है, इंस्ट्रक्शंस में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, तो वो एरर हो सकता है। नेम ऑफ द ड्रग में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है जी। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके नाम जो है सेम होते हैं लेकिन उनका फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द ड्रग में हो सकता है कि डॉक्टर ने लिखा कुछ है, राइटिंग तो आपको पता ही है डॉक्टर की कितनी अच्छी होती है, लिखा उसने कुछ है, अगर फार्मासिस्ट को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो गई कि ये नहीं वो लिखा है तो वहीं पे पूरा डोज बदल जाएगा, पूरा ट्रीटमेंट का जो उसका प्रोसीजर होगा वो बदल जाएगा, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन बदल जाएगा ड्रग का, तो उससे एरर आना ही आना है 110%, ठीक है जी। ओके, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डोज फॉर्म, जैसे कि ओरल डोजेस फॉर्म है ना, लिखा कि भाई ये कॉम्बिफ्लैम है, ये आपको इसका सिरप लेना है और वो आपको टैबलेट दे दे, तो इस तरीके से अगर ना पढ़ा उसने और वो टैबलेट दे दे तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आ जाएगा, क्यों सिरप लिखा फिजिशियन ने और आपने उसे टैबलेट दे दी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत आ सकती है डोजेस फॉर्म में भी। उसके बाद बात करें स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, जो आपने प्रिपरेशन बना के उसे दी है, अगर कंपाउंडिंग करके दी है उसकी क्या स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद इनकम्पैटिबिलिटीज, त्रुटियां, अगर कोई त्रुटि आ रही है किसी भी जो आपने मेडिकेशन दिया है उसमें कोई भी त्रुटि आ गई, वे करने में आ गई, है ना, कलेक्ट करने में आ गई, तो उसके कारण हो सकता है ये इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन एरर आ सकता है। उसके बाद है डोज, क्या डोज आप दे रहे हो, है ना, बोला गया है 500 mg और आप उसे 250 mg दे दो, या फिर 500 बोला गया है 1000 mg दे दो, तो उसमें डोज में उसका अगर प्रॉब्लम हो गई, आपको समझने में दिक्कत हो गई कि कितना डोज देना है, कंफ्यूजिंग है, डोज मेंशन नहीं है, तो आप डोज कैसे दोगे, तो ये सारे एरर होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, ये सारी कमियां हो सकती है, इनके कारण एरर आ सकते हैं, किसमें, प्रिस्क्रिप्शन में। एरर का मतलब क्या होता है, वो गलतियां जो हम नहीं करना चाह रहे लेकिन फिर भी किसी कारण हो रही है, वो कहलाते हैं एरर्स, ठीक है, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछ लिया जाता है काफी बार एग्जाम में, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है और इसी तरीके से अट्रैक्टिव आपको एग्जाम में भी ये बना के आना है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे एब्रीवेशन, अब मैं आपको सारे एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। एब्रीवेशन की अगर मैं बात करूं तो एब्रीवेशन यहाँ पे है, एब्रीवेशन, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, एब्रीवेशन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है जी। एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है, जो पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एरर होते हैं कि किस पार्ट में है, और एब्रीवेशन जो जैसे कि मैंने आपको बताया QD BD इस तरीके से होता है। उसके बाद एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीवेशन, जो एब्रीवेशन होते हैं उन्हें देखने में पढ़ने में आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस द मीनिंग ऑफ एन एम्बियस एब्रीवेशन, किसी भी ऐसे एब्रीवेशन का जो कि सिंबल है उसका आपको खुद से आइडिया नहीं लगा लेना है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तभी आपको वो डोज देनी है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेम ऑफ द ड्रग, नेम ऑफ द ड्रग में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है इन्होंने कि अगर 2 ड्रग हैं और उनका नाम एक जैसा है और कंफ्यूजन हो जाए, भाई कंफ्यूजन हो जाए फार्मासिस्ट को, जैसे कि डिजिटॉक्सिन लिखा है और वो डिजोक्सिन दे दे, दोनों का नाम सेम है, दोनों ड्रग सेम है, दोनों का नाम सेम है ड्रग का, लेकिन काम दोनों का अलग है। अब अगर डिजिटॉक्सिन पेशेंट फार्मासिस्ट को बोला है देने के लिए फिजिशियन ने, और वो दे दे डिजोक्सिन पेशेंट को, सिर्फ किसकी वजह से, पढ़ने की वजह से कि उसने कैसे पढ़ा, है ना, उसे क्या लगा आइडिया, तो जल्दी ना करके आराम से तसल्ली से एक बार प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की हेल्थ के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइब एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोड्यूस आर अवेलेबल इन मटेरियल, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन की, उसमें कई बार कुछ अगर गलतियां हो जाती हैं तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एरर आ सकते हैं। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब, अब देखिए यहाँ पे मैनी, एक सेकेंड वेट कीजिए, मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोज फ्रॉम लाइक लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल एटसेट्रा। जी हाँ, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कॉम्बीफ्लैम का, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द डोजेस फॉर्म में आती है, लिक्विड में भी आती है, सेमी सॉलिड में भी आती है, सॉलिड में भी आती है, ठीक है, और उसमें कैप्सूल में भी आती है। तो अगर उसमें डोज मेंशन नहीं है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिली है, प्रिस्क्राइबर ने जो लिखा है, अगर उसमें डोज मेंशन नहीं होगी कि किस डोजेस फॉर्म में वो देना है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और कहीं ना कहीं वो एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट
माना जा सकता है। उसके बाद डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिटन। डोजेज फॉर्म का जो मतलब क्या होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट की डोजेज फॉर्म रिटन होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे है डोज। डोज से क्या एरर आ सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अनयूजुअली, एक सेकेंड, अनयूजुअली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस्ड विद द प्रेस्क्राइबर, कि हाई डोज देनी है या लो डोज देनी है, या तो वो प्रेस्क्राइबर लिख के दे या फिर आप उससे एक बार डिस्कस जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद पेडियाट्रिक डोज में प्रेजेंट, शो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पेडियाट्रिक ओसोलॉजी टू अवॉइड एन एरर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओसोलॉजी क्या होता है, ये होता है कि भाई इसमें डोज कैलकुलेशन होती है। अगर कोई पेडियाट्रिक मतलब बच्चे के लिए कोई भी डोज आई है प्रिस्क्रिप्शन में, किसी चाइल्ड के लिए, पेडियाट्रिक के लिए, तो भाई उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको एक बार ओसोलॉजी के हिसाब से वेट कैलकुलेशन कर लेना है, डोज कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद ही ड्रग देनी है, क्योंकि ये भी एक एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो सकता है और ये रिस्की भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद समटाइम रीजनेबल डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू फ्रीक्वेंटली। जी, एक रीजनेबल डोज ही फ्रीक्वेंटली देनी चाहिए, मतलब एक बोल सकते हैं फ्रीक्वेंस में जो डोज दी जाती है वही दी जाती है कई बार, तो उसके हिसाब से भी आपने एक बार देख लेना और प्रिस्क्राइबर से डिस्कस कर लेना है डोज के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये डोज में कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये हैबिचुअल भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है उसका क्या कारण होता है। द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन टू द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट और ओमिटेड। कहने का मतलब है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो कम हो, या तो पूरी तरीके से ना लिखी हुई हो प्रिस्क्रिप्शन पे, या फिर मिस हो, मतलब हो ही ना, तो फिर एक फार्मासिस्ट किस तरीके से उसे इंस्ट्रक्शंस देगा, और अगर देगा भी तो वो अपने हिसाब से देगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ सकते हैं। उसके बाद है द क्वांटिटी of the drug to be taken, the frequent and timing of the administration and route of administration should be clearly given in the prescription so as the avoid many confusion। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर ये सारी चीजें मेंशन हो प्रिस्क्रिप्शन पे तो फिर कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कोई डाउट होगा ही नहीं। जैसे कि क्या, कितनी बार लेनी है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम को लेनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये अगर ये क्लियरली मेंशन होगा प्रिस्क्रिप्शन पे तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट कभी भी नहीं होगी और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में एरर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एरर आ ही जाता है। कुछ केसेस में ज्यादा आ जाता है, कुछ केसेस में नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है तो ज्यादा नहीं आता है, चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। उसके बाद है इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज का मतलब होता है त्रुटि। इट इज essential to check that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in a prescribed preparation and that different medication prescribed for the same patient do not interact with each other to produce any harm to the patient। जी हाँ, इनकम्पैटिबिलिटीज मतलब अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भाई कोई भी पेशेंट है जिसे दवाइयां देनी है, अगर वो ड्रग आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, वो ड्रग आपको सही नहीं लग रही है, तो आप उससे मिलती जुलती दूसरी ड्रग दे सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि वो जो ड्रग्स है, जो कॉम्बिनेशन है उसके ट्रीटमेंट का, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करे और वो इजिली डिसॉल्व हो जाए या इजिली साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के अपना एक्शन दे दे। उसके बाद है सर्टेन एंटीबायोटिक शुड नॉट बी गिवन दैट मील सिंस इट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जी हाँ, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो लेने के बाद उसे बताया जाता है कि अगर आपने ये खा लिया तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी इनकम्पैटिबिलिटीज, त्रुटियां हो सकती हैं कहां पे, प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन जो पॉइंट था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। पूरी की पूरी जो ये वीडियो है ये सेव कर लेना, अच्छा रहेगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, और जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे का वैसा अगर आप डिट्टो लिख के आएंगे एग्जाम में, मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप ऐसा कैसे लिख के आओगे। 8 से ज्यादा ही मिल जाएंगे, 8 तो मैंने मिनिमम बताया है, लेकिन लिखना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी अगर आप कंप्लीट अपने चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, मॉडल पेपर्स सॉल्व करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं,
हर सैटरडे टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐप इंस्टॉल करें बीएसपी फार्मेसी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप इस वाले हेल्पलाइन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं भाई, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे देती हूँ, जल्दी से फटाफट नोट करें। हेल्पलाइन नंबर जल्दी से नोट करें भाई, हेल्पलाइन नंबर नोट करें फटाफट, 7999 589063। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी आप कॉल करेंगे कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, हमेशा आपका जवाब दिया जाएगा, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये सभी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, बी फार्म के सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो गांव से हैं, जो रूरल एरिया से हैं, घर बैठ के वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बेस क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए बीएसपी फार्मेसी हमेशा आपके लिए खड़ा हुआ है। तो आप बीएसपी फार्मेसी हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।